हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर से डिस्कस करने वाला हूं भारतीय संविधान की जो संवैधानिक विकास है उसके क्रम में एक और अधिनियम को। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की, 1793, 1813 और 1833 के एक्ट की हम लोग बातें कर चुके हैं। और साथ ही साथ हमने 1853 के जो अधिनियम है उसकी भी बात कर ली है। तो अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अधिनियम ने बहुत सारी चेंजेस इंडिया के अंदर की थी। ठीक है, और ये अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1858 के अंदर अभी जस्ट 1853 में एक अधिनियम गया था, चार्टर जिसे हम बोलते थे। 1853 में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था, लेकिन जस्ट उसके 5 साल बाद ही एक और एक्ट पारित करना पड़ गया जिसका नाम भारत शासन अधिनियम रखा। तो क्या वो प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से 5 साल के ही बाद एक नए चार्टर को लाने की ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में एक सब्जेक्ट हमें मिलता है जिसे हम बोलते हैं 1857 की महान क्रांति। 1857 की महान क्रांति में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, उनके बीच में एक झड़प होती है, या यूँ कहे एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसके कारण जो पूरी ब्रिटिश सत्ता होती है वो एकदम हिल उठती है। ठीक है, तो ये 1857 की जो क्रांति थी वह एक सिपाही विद्रोह हुआ करता था, वह एक सिपाही विद्रोह था। ठीक है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसी की वजह से जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। अब इसमें क्या प्रावधान थे इसको चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। लिखा है कि सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य ये था कि 1857 के विद्रोह जैसी घटना फिर से भारत में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात को क्या समझना है कि आखिर 1858 का ये जो एक्ट आया, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? इसको लाने का उद्देश्य बस इतना सा था कि भारत में दोबारा कभी 1857 जैसी घटना ना हो, तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। मतलब इसका एक और उद्देश्य था कि हम यहाँ पर जो है प्रशासनिक व्यवस्था को जो है स्थापित करेंगे, यहाँ पर कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे और भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के लिए प्रयोग करेंगे। इस बात पे गौर करिएगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक हित क्या थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक हित का मतलब ये था कि अंग्रेज जो चाहे वो भारत से ले सकते थे और भारत के अंदर जो चाहे वो कर सकते थे। इसे हम ब्रिटिश औपनिवेशिक हित बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेज भारत से कच्चा माल अपने यहाँ ब्रिटेन ले जाते थे और उनसे ब्रिटेन में कपड़ों का निर्माण होता था। ठीक है, कपड़ा बनाते थे, तो यहाँ से कच्चा कपास ले जाते थे और वहाँ से कपड़ा बना कर लाते थे। तो उन कपड़ों को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की भी आवश्यकता थी जो कि भारत हो सकता था। तो भारत क्या बन गया था? भारत इधर से कच्चे माल की पूर्ति करता था और उधर से बने बनाए माल को क्या करता था? खरीदता था। तो इसे ही यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक हित माना गया है कि ब्रिटिश अपने हित के अनुसार, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से भारत का उपयोग कर सके, इसके लिए भी भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था। तो दो उद्देश्य इसके देखे गए कि सबसे पहले तो ये था कि 1857 जैसी घटना दोबारा ना हो जाए, इसका पहला उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य इसका ये था कि भारत को एक प्रशासनिक व्यवस्था में बांधकर उसको अपने हित के लिए प्रयोग किया जाए। तो ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं कि अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, आखिर किन वजहों से जो है ये अधिनियम विशेष था और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, इसकी भी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन
चला गया। ध्यान रखिएगा, भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? महारानी विक्टोरिया। इसका सीधा अर्थ है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, हटा दिया गया भारत से। ठीक है, किसके द्वारा हटाया गया? ये ब्रिटिश संसद के द्वारा हटाया गया, ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके द्वारा हटाया गया। दूसरी अगर हम बात करें तो 1853 के अधिनियम में आपने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापारिक निकाय ना रख के अब उसको प्रशासनिक निकाय बना दी गई थी 1853 के एक्ट के दौरान ही। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म करके और वहां पर जो भारत का शासन है, भारत का शासन सीधे और सीधे किसके हाथों में सौंप दिया गया? तो ब्रिटेन की महारानी, और महारानी का नाम क्या है? तो वो है विक्टोरिया। तो इनके हाथों में शासन की बागडोर चली गई। ठीक है, दूसरा इसमें व्यवस्था ये किया गया कि जो भारत में गवर्नर जनरल हुआ करता था, आपको याद हो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये व्यवस्था की गई थी कि भारत का नहीं बल्कि बंगाल का जो गवर्नर होगा अब वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। लेकिन 1853 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1853 में क्या किया गया कि इस गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन 1853 के बाद 1858 का जो अधिनियम आया उसमें इस गवर्नर जनरल को नाम बदल दिया गया और कहा गया कि आप भारत के गवर्नर जनरल नहीं, क्योंकि भारत के वायसरॉय होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लॉजिक क्या है। चूंकि भारत का जो शासन था वो किसके हाथों में चला गया था? महारानी रॉयल फैमिली। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो महारानी किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? रॉयल फैमिली से, राजघराने से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल थे जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे, ब्रिटेन की संसद के प्रति। लेकिन अब जो गवर्नर जनरल होंगे वो महारानी के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी रॉयल फैमिली के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो उनको ही नाम बदल दिया गया और कहा गया कि अब आप वॉइस रॉय हैं। वॉइस रॉय को बोलते हैं वॉइस ऑफ रॉयल्स, वॉइस ऑफ, एक मिनट, वॉइस ऑफ रॉयल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। वॉइस ऑफ रॉयल्स, वॉइस ऑफ रॉयल्स का मतलब जो रॉयल फैमिली है उनकी ही आवाज़। तो इसका मतलब है महारानी अगर कोई भी आदेश देंगी तो वो भारत का वॉइस रॉय यहाँ पर बताएगा और यहाँ पे लागू करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? वॉइस रॉय, वॉइस ऑफ रॉयल्स। जो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करता था, सिंपल सा मैंने बता दिया कि महारानी की आज्ञा अब मानेंगे, तो इसीलिए इसका नाम वॉइस रॉय रखा गया। और यह किसकी आज्ञा माना जाएगा? ब्रिटिश ताज। इसके पहले जो गवर्नर जनरल थे वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? वो महारानी के प्रति नहीं थे, बल्कि वो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। इन बातों में फर्क समझ लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो कौन से कौन थे जिन्हें प्रथम वॉइसरॉय का दर्जा मिला? भारत का पहला वॉइसरॉय किसे कहा गया? तो ये कहा गया लॉर्ड कैनिंग को। तो अब यहाँ से तीन चीज़ें प्रथम याद रखिएगा, प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए वो हुए लॉर्ड कैनिंग। इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। इस अधिनियम ने एक और व्यवस्था की कि जो भारत में दो चीज़ें चल रही थी, भारत में दो संस्थाएं थी, भारत के लिए जो काम कर रही थी, दो संस्थाएं थी। एक तो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी और एक निदेशक मंडल जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। इन दोनों को खारिज किया। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जब खारिज कर दिया गया तो इनको क्यों छोड़ देंगे। ठीक है, तो इनको भी खारिज किया और भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी इसका अंत कर दिया। द्वैध शासन का मतलब मैं आपको अगर समझाऊं तो द्वैध शासन का मतलब होता है एक ही जगह दो सरकारों का होना, ही द्वैध शासन कहलाता है। यानी कहीं पर अगर आप ऐसी व्यवस्था देखो कि वहाँ दो सरकारें हैं
और दोनों से परमिशन लेनी पड़ रही है और दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा मतभेद रहता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे मैं अगर द्वैध शासन का सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दूं तो वो होगा बंगाल में। ठीक है, बंगाल में 1764 से लेकर 1772 तक, ध्यान रखिएगा, 1764 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन व्यवस्था थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें इलाहाबाद की संधि के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो राजस्व के अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चले गए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चले गए। तो टैक्स कलेक्शन किसके हाथों में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था और बंगाल के नवाब हुआ करते थे। ठीक है, तो बंगाल में नवाब लोग क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। टैक्स सब जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को और नवाब फ्री में क्या कर रहे थे? शासन, बिना पगार के शासन कर रहे थे, बिना टैक्स के शासन कर रहे थे। तो जब कोई जनता, जब कोई इंसान अपनी समस्या लेकर नवाब के पास जाता था तो नवाब उसे कहता था कि ये तुम मुझे तो टैक्स देते नहीं हो, तुम मुझे टैक्स देते नहीं हो, इसलिए तुम कहाँ जाओ? तुम जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि तुम टैक्स तो उसी को देते हो। बात समझ में आई? तो अगर कोई इंसान यहाँ नवाब से अपने सिफारिश करने जाता था, नवाब से सिफारिश करने जाता था, तो नवाब क्या कहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाओ कि टैक्स तो तुम उसी को देते हो, तो वो तुम्हारे काम करेंगे। ठीक है, जब ये इंसान बेचारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि तुम मुझे टैक्स ठीक है देते हो, लेकिन शासन किसका है? जो राजा है वही ना तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो जाओ राजा के पास। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं इसमें की गई थी। कब? 1764 से लेकर 1772 तक। ये वो काल था जिसमें द्वैध शासन बड़े पैमाने पर एक्टिव था। तो द्वैध शासन का मतलब यही होता है जहां पर एक ही स्थान पर दो अलग अलग लोग शासन कर रहे हो और दोनों के बीच में जो है अनबन चल रही हो। तो बात को समझ में आ गई होगी कि ये द्वैध शासन क्या होता है। तो चलिए, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि द्वैध शासन को हटा दिया गया और नियंत्रक बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो निदेशक मंडल है इसको भी खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगर हम बात करें अगले व्यवस्था की, तो अगली क्या व्यवस्था थी देख लेते हैं। एक नए पद का सृजन किया गया, मतलब कि देखो अभी तक कोई एक नया पद नहीं बना था। जो गवर्नर था उसी को गवर्नर जनरल बनाया गया, उसी को वायसरॉय बनाया गया, मतलब उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसरॉय कर दिया गया। तो ये सब एक ही थे, बट एक नया पद और बना और इस पद का नाम भारत का राज्य सचिव रखा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का राज्य सचिव रखा गया इस नए पद का नाम। ठीक है, याद रखना कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसरॉय बना दिया गया और एक नया पद और ऐड किया गया भारत में, जिसे कहा गया भारत का राज्य सचिव। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहा गया, जिसमें भारत के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यानी ये जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट था, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, वो प्रशासन का पूरा अधिकार रखता था। यानी वो जो कानून बनाएगा वो पेश हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो कहेगा वही होगा। तो इसको क्या था? भारत पे प्रशासन का पूरा अधिकार था, पूरा हक था। ओके, सारी शक्तियाँ थी। और ये भी किसके अंतर्गत काम कर रहा था? ये भी ब्रिटिश क्राउन के ही अंतर्गत काम कर रहा था। अब देखते हैं, यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ठीक है, ये सचिव क्या था? ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट मतलब जो ब्रिटेन में सरकार है वहाँ का ही एक सदस्य हुआ करता था, तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो वायसरॉय है वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होगा, जबकि जो भारत राज्य सचिव है वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। इन दो बातों को आपको हमेशा माइंड में रखना है कि जो वायसरॉय है वो क्राउन के प्रति उत्तरदायी है, यानी अपनी रिपोर्ट क्राउन को देगा, क्राउन से अपनी सारी बात कहेगा, जो ब्रिटेन की महारानी है उनसे अपनी सारी बात कहेगा, और ये जो भारत का राज्य सचिव है ये ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी है और ये अपनी
जितनी भी रिपोर्ट्स होगी वो संसद को भेजेगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की, कितने सदस्यों की, 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई और इस काउंसिल का नाम रखा गया भारत परिषद। ठीक है, भारत परिषद नाम रखा गया इस काउंसिल का। 15 लोगों को टीम लेकर एक काउंसिल का निर्माण हुआ और इसका नाम रखा गया भारत परिषद। ठीक है, इस परिषद का मुख्य कार्य क्या था, चलिए आगे देखते हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। मतलब भारत का जो सचिव बनकर आया, भारत का जो सचिव बना, उसे भारत का हो सकता है कि उतना ज्ञान ना हो, और यही कारण था ना कि 1857 की क्रांति हो गई थी, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से यहाँ पे नियम कानून बना रहे थे और भारतीय जनता कुछ और ही चाहती थी। तो क्या किया गया कि भारत राज्य सचिव का एक पद बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 15 लोगों की एक टीम बैठा दी गई। और इस टीम का काम क्या हुआ करता था कि भारत सचिव, जो भारत का सचिव है, भारत राज्य सचिव है, इसको भारत में कैसे शासन करना है, कौन कौन से कार्य करने हैं, इस पे परामर्श दे और सहायता दे। ऐसा नहीं था कि ये बाध्य हो उनकी बातों को मानने के लिए। तो भारत राज्य सचिव वही करेगा जो उसके मन में आएगा, लेकिन जो परामर्श है, जो भी परामर्श है या जो हेल्प है, वो देने का काम ये लोग करते थे, 15 लोग। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विषय थे जहाँ पर इन्हें बात मानना ही पड़ता था। भारत राज्य सचिव यूं तो सभी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है, भारत राज्य सचिव जो करना चाहे कर सकता था, वो अपनी काउंसिल की बात को मानने में बाध्य नहीं था। लेकिन दो ऐसे विषय थे जिस पर भारत राज्य सचिव को अपने काउंसिल की बात, भारत परिषद की बात माननी ही पड़ेगी, और वो दो विषय थे, एक था अर्थव्यवस्था, एक थी अर्थव्यवस्था और दूसरी थी अखिल भारतीय सेवाएं, जिसको हम लोग ICS कहते थे। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसके विषय में भारत के सचिव को भारत परिषद की राय को मानने के लिए एकदम बाध्य था। भारत का राज्य सचिव जो है इस परिषद की राय को ठुकरा नहीं सकता था। और अन्य सभी विषयों पर, मतलब कोई भी इसके अलावा विषय हो तो उस पर राय को माने या ना माने उसकी मर्जी है। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजनी पड़ती थी, क्योंकि ब्रिटिश संसद के प्रति यह उत्तरदायी है, ये भारत का राज्य सचिव है। अब आगे अगर हम बात करें तो थोड़े से एक इन्फॉर्मेशन और है, इस इन्फॉर्मेशन को भी देख लीजिए कि 1 नवंबर 1858 को, यहाँ 18 हो गया है, सॉरी गलती से, यहाँ पर होगा 1858, ध्यान दीजिएगा। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीयों ने किस नाम से पुकारा? भारतीयों ने कहा, शिक्षित जो भारतीय वर्ग हैं उन्होंने कहा कि यह हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा अर्थ का मतलब होता है एक बहुत बड़ा अधिकार का पत्र, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। आपको याद दिला दें कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से चली थी, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मैग्ना कार्टा दिया था। ठीक है, और उस मैग्ना कार्टा के अनुसार कई सारे ऑफर दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भारत के साथ कोई दूसरी ब्रिटिश की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगी। तो एक तो फ़ायदा उन्हें यहाँ से मिल गया था। तो मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है हमेशा जो बड़े से बड़ा घोषणा पत्र, इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई और इससे संभावित कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में पूरी तरह से समाप्त कर और यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन की सरकार या फिर कहें ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो स्थापित किया गया? तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत के पहले वायसरॉय कौन थे? तो ये मैंने आगे बताया कि भारत के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत से द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया? द्वैध शासन मैंने आपको समझा दिया है और ये अंत किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? तो ये गया था महारानी विक्टोरिया के हाथों में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के हाथों में। अगर हम बात करें
5वें क्वेश्चन की, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत में एक नए पद का सृजन हुआ और यह नया पद क्या था? तो ये नया पद कुछ और नहीं, यह था भारत का राज्य सचिव। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद की स्थापना की गई। इसमें कितने सदस्य थे? तो टोटल इसमें 15 सदस्य थे जो भारत राज्य सचिव को प्रशासन से संबंधित सलाह देते थे, मशवरा देते थे। ठीक है, लेकिन भारत राज्य सचिव जो है इनकी सलाह को माने ना माने उसके लिए बाध्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से मामले थे जिसमें भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए एकदम बाध्य था? तो ये दो विषय थे, एक भारत की अर्थव्यवस्था का विषय था और एक अखिल भारतीय सेवा ICS का विषय था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो 1 नवंबर 1858 को आए ब्रिटिश महारानी की घोषणा को। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइए ताकि मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से इस वीडियो को कंटिन्यू बनाता रहूं। और इस वीडियो के अंदर मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया था कि मैं एक बुक कवर करने वाला हूं, वो है महेश कुमार बर्नमाल की जो NCERT सार आती है, NCERT सार संग्रह आती है, इस बुक को मैं कवर करने वाला हूँ। इसको क्यों मैंने शुरू किया है? क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं और हम जो NCERT बुक्स रीडिंग देते हैं उसमें ज़्यादा समय ना देकर हम इस बुक को सीधा सीधा प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर NCERT की सभी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आपने नहीं ली है तो आप इस बुक को परचेज कर लेना, मार्केट से ईजिली आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे 1861 का जो अधिनियम है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और भी बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जिन्होंने भारत के संवैधानिक विकास में अपना योगदान दिया है। तो इन सब को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं सब बातों के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।